गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? और गुप्ता एम्पायर बोले तो वही मैंने आपको बताया क्या, ये सर ऐसे ही चलता है, इंग्लिश वाले में ए लिखता है, ठीक है ना, बाकी आप गुप्त लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ए लगाया जाता है। जैसे रामायणा होता है, महाभारता होता है, उसमें हमेशा ए लगता रहता है, माइथोलॉजिकल चीज़ों में ए लगाते रहते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सुनो मेरी बात आप लोग ध्यान से, मैं क्या कह रहा था, ये जो देखो पूरे एंशंट काल में गए, पूरे प्राचीन भारत में, पूरे प्राचीन एंशंट इंडिया में गुप्ता एम्पायर को ना गोल्डन एरा कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। गोल्डन एरा का मतलब ये नहीं कि सोना बरस रहा था, गोल्डन एरा का मतलब ये होता है कि प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत अच्छा डिसीजन लेते थे। तो इतिहास में गए 3-4 के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। एक गुप्ता एम्पायर, एक अशोक, एक अकबर, एक फिरोज शाह तुगलक, एक शेर शाह सूरी, ये 6 के साथ ही ऐसा है जिसमें हिस्टोरियन ने कहा कि ये बड़े अच्छे राजा थे, ठीक है ना। एक तो गुप्ता एम्पायर, एक अशोक, अशोक जो पीछे पड़ चुके हैं, तो अशोक से शुरू कर लो, पहले अशोक, फिर गुप्ता एम्पायर, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक, FST, आगे पढ़ेंगे तुगलक वंश मिडिवल इंडिया में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या पढ़ा हमने, अकबर, इसके अलावा हम पढ़ा शेर शाह सूरी, अकबर से ही जस्ट पहले शेर शाह सूरी था, सूर शासक, ठीक है ना। ये सब अच्छे क्यों थे, ये सब अच्छे इसलिए थे भाई क्योंकि इनके इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब शेर शाह सूरी की बात करते हैं, आप जो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये अंग्रेजों की देन थी। उससे पहले 64 क्या होती थी पता आपको, $64 नहीं, कहते हैं ना ये बात 16 आने सच है, कितने आने, तो 64 आने मिलकर 1 रुपये बनता था पहले, 16 आने 1 रुपये का 4th हिस्सा होता था उस जमाने में। लेकिन शेर शाह सूरी ने इसको 100 रुपये किया, शेर शाह सूरी को कॉपी किया यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने, और फिर ब्रिटिशर्स से वापस हमने ले लिया। तो जो रुपया डेसिमल आप देखते हो ना, रुपये का जो सिस्टम देख रहे हो, ये बेसिकली शेर शाह सूरी का है। तो ऐसा टर्म उसने दिया कि आज तक यूज करें, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी गिनती किस में करेंगे हम लोग, अच्छे शासकों में करेंगे। अच्छा शासक वो नहीं लड़ा वड़ा, वो तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है वो चीज़ है। अब जैसे FST की बात कर लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक की, भाई उसने 300 शहर बसाए, फिरोजाबाद सुना है, फैजाबाद, अयोध्या वर्तमान का वो, हिसार, और भी बड़े बड़े शहर उसके बनाए हुए हैं, उसने अलग से कंस्ट्रक्शन। तो जब शहर बसाएगा तो उसके ऊपर काम करेगा, रोड बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो भाई इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा। और तो छोड़ो, FST ने तो इवन बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता भी देता था, वो जो आज की सरकार नहीं दे रही हमें, सर उस जमाने में वो बेरोजगारी भत्ता दे रहा है कि जो अनएम्प्लॉयड है उसको हम अलग से सैलरी देंगे। तो अच्छा राजा है ना, बेरोजगारों के लिए तो देवता मानुस है, ठीक है ना। आओ चलो देखो सुनो, किसकी बात करें गाइज हम लोग, गुप्ता एम्पायर की। इसे भारतीय इसका जो टेन्योर है गाइज, इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, यानी कि इतिहास का, कौन से इतिहास का, लेकिन इवन भारतीय इतिहास का भी कह सकते हो, और प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं इसको, गुप्ता एम्पायर को। इसका कारण क्या आगे देखते हैं। ये बेसिकली क्या थे, ये लोग वैश्य थे, जो हमने 4 कास्ट पढ़ी थी है ना भाई, तो इसमें वैश्य थे, यानी कि वही विष्णु के उपासक। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। अब ध्यान से सुनना, विदेशियों ने आक्रमण किया था, कौन कौन से, IS, ठीक है, याद है ना, इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियन और कुषाण। तो कुषाण जब थे ना, कुषाणों का सबसे बड़ा राजा कौन था, कनिष्क, कौन था राजा। तो जब कुषाणों का यहाँ पे एम्पायर चल रहा था, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट में बेचारे चुपचाप काम कर रहे थे, किसी से ना लेना ना किसी को देना। लेकिन जब इनको मौका मिला तो ये उन्होंने अपना एम्पायर क्रिएट कर दिया, तब तक चुपचाप कर रहा था। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कभी भी नया कोई वंश बनता है, उस अचानक से कैसे बनता है, वो उससे पहले किसी दूसरे वंश के अंडर ही रहता है, मौके का इंतजार कर रहा है, जब मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे, फिर वो वाली बात है। आगे बढ़े क्या, मैं ये बताता हूँ, लास्ट क्लास में आप थे शायद, फ्राइडे को थे, तो लास्ट क्लास में हमने ना फॉरेन इन्वेजन पढ़ा था, विदेशों का आक्रमण। विदेशी में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, सीथियंस आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए। इंडो ग्रीक्स यानी कि हिंदी अवन, सीथियंस का क्या था, आई थिंक शायद मुझे याद नहीं है, हिंदी में क्या है, शक, हाँ, ऐसे शक याद कर लो, पी से पहला हो,
ठीक है ना। और आपका ये था, ये शुंग नहीं, शक वंश था, शुंग तो अलग है, और ये कुषाण वंश है। तो कुषाण वंश जब यहाँ पे शासन कर रहा था पूरा का पूरा, उन्हीं के, अब इतना बड़ा है तो उनका खुद के अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, खुद के अपने अपने एम्प्लॉयज होंगे, उन्हीं के अंदर ये एज ए सामंत काम कर रहे थे। ऐसे क्या कर रहे थे वो काम, सामंत कर रहे थे, है ना। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे, मतलब उन्हीं के अंदर वो लोग काम कर रहे थे, ऐसा मान के चलो आप, उन्हीं के अंडर में रहते थे, है ना। और जब ये लोग वीक हो गए, कौन वीक हो गए, जब ये कमजोर हो गए, ये खत्म हो गए, तो फिर कौन पावर में आ गया, गुप्ता एम्पायर आ गया, है ना। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, इनका एम्पायर कहां पर देगा, तो इन्होंने बिहार, पहले मैंने कहा था कि पहले एंशिएंट टाइम पे किसको ज्यादा वरीयता देते थे लोग, मगध को, किसको ज्यादा वरीयता देते थे, लेकिन अब मगध की जगह इन्होंने किसको ज्यादा प्रेफर किया, यूपी को। मैंने कहा था ना, याद करो, आपको डे वन से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं कि धीरे धीरे जो है ना, एंशिएंट टाइम पे मगध जरूरी था, आगे चल करके ये अवध, और अवध में भी एक जगह थी, हमने पढ़ा था हर्यक वंश का टाइम पे, कौन सा, हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी कहां करवाई थी, हर्षवर्धन ने अपनी सिस्टर की शादी कहां पे कराई थी, कराई थी ना, याद आ रहा है ना, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा, नहीं नहीं, हमने पढ़ा था ना, हर्षवर्धन हम पढ़ चुके हैं ना, आई थिंक, नहीं पढ़ चुके, हर्षवर्धन नहीं पढ़ा अभी हमने, अच्छा नहीं पढ़ा, तो ठीक है, कोई नहीं, फिर तो आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इसने बिहार की जगह, पहले के टाइम पे लोगों ने किसको इंपॉर्टेंस दी, मगध को, बिहार को, उसके बाद इन्होंने किसको दी इंपॉर्टेंस, तो अब बिहार की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो गई, डाउन। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाई, यहीं पे शादी, ये इसको मेन जगह, मतलब अब ये पहले मगध कैपिटल थे, अब क्या बनने लगी कैपिटल, कौशाम्बी बनने लगी। इस वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। तो याद रखना आपको, गुप्ता एम्पायर का संस्थापक कोई आपसे पूछे तो कौन कहोगे आप लोग, श्रीगुप्त कहोगे, क्या कहोगे आप लोग, श्री। आगे की बात करते हैं, देखो इस वंश का अगला शासक है घटोत्कच, कौन है, ये भीम का बेटा नहीं है, महाभारत में जो भीम कैरेक्टर है उसका बेटे का नाम क्या है, वो अलग है, ये अलग है, रिलेट मत कर देना, है ना। अब जैसे मान के चलो, अगर मैं सपोज करो किसी के बेटे का नाम अगर घटोत्कच है फॉर एग्जाम्पल, तो वो भीम का बेटा थोड़ी कहलाएगा, वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, नाम सेम हो जाने से बंदे थोड़ी सेम हो जाएंगे। तो श्रीगुप्त का बेटा कौन हुआ, घटोत्कच, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, इसके बाद और क्या हो रहा है, इस वंश का जो एक्चुअल फाउंडर है वो गई चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब ये एक्चुअल फाउंडर क्या चीज है भाई, फाउंडर कौन था वैसे, एक्चुअल फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त। इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था शायद आपको, मैंने आपको ये कहा था गाइस, पैदा करने वाला बड़ा है या पालने वाला, पालने वाला बड़ा है, क्योंकि वो लोड ले रहा है, स्कूल की फीस भर रहा है। पैदा करने वाले को सिर्फ एक दिन पेन होगा शायद, है ना, लेकिन पालने वाला तो पूरे 12वीं क्लास तक पेन ले रहा है, कि हर महीने फीस भर रहा है या बाकी चीजें सफरिंग्स ले रहा है उसकी, है ना। उसी तरीके से भले ही क्रिएट करने वाला कौन है, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ऐसा व्यक्ति है जिसने इस एम्पायर को क्या किया, एक्सपेंड किया। तो लोड किसने लिया ज्यादा, ये तो स्थापना करके चले गए, है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या हुआ। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था गाइस, इन्होंने जो है ना, एक जगह है गाइस लिच्छवी, बिहार में एक जगह पड़ती है क्या, लिच्छवी, आज भी चलती है, एक ट्रेन चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस बिहार के लिए, कभी आप लोगों को पता हो तो बिहार जाना है तो एक ट्रेन चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस। तो बिहार में एक किंगडम था जिसका नाम था लिच्छवी, और लिच्छवी की राजकुमारी थी, उसका नाम था कुमार। उससे वो क्या कर लेता, चंद्रगुप्त फर्स्ट शादी कर लेता, क्या कर लेता है, और अपनी वाइफ को शायद खुश करने के लिए, हैंडपेक हस्बैंड कह लो, जो मर्जी कह लो, उसको करने के लिए ना एक सिक्का जारी करता है, राजा रानी सिक्का। देखो ऐसे वो पुचकार भी रहा है, ये रानी की शक्ल है, थोड़ी भयंकर से दिख रही है, बट इट इज ओके, ठीक है ना। तो इसमें दो लोग खड़े हैं, एक तो राजा खड़ा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और एक उसकी रानी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी खड़ी है। और इस सिक्को क्या कहा गया, किंग एंड क्वीन कॉइन्स कहा गया इसको, क्या कहा गया इसको, राजा रानी। इन्होंने कहा कई तरह के सिक्के चलाए, ऐसे वॉरियर टाइप के, ये पूरे गोल्ड के सिक्के होते थे ये, ठीक है ना। और देख लो आप लोग, इन्होंने देखो गरुड़, देखो अश्व के सिक्के चलाए, गरुड़ के सिक्के, वॉर के चलाए, बहुत सारे अलग अलग चलाए, ठीक है ना। सोने का था यहाँ सार, हाँ, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था, ये हम पढ़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो भाई पैसा था तभी तो चला रहे थे ना, हर किसी ने तो नहीं चलाया, इसलिए तो स्वर्णकाल कह रहे हैं ना, ठीक है ना, ये चीज है।
अब आगे की बात। अच्छा गाइस, आपने देखा होगा सिक्का 5 का होता है, 10 का होता है, 2 का होता है, 20 का होता है, ये सब तो होता है ना। इसी तरीके से इनके भी सिक्के के अलग अलग टाइप हैं, है ना। किसी पे कोई लायंस का, कोई लाइन का सिंबल से रिलेटेड है, कोई आपका राइनो का है, कोई बैटल एक्स से रिलेटेड है, कोई मैरिज कॉइन है, वो जो राजा रानी वाला सिक्का था, कोई आपका हॉर्स का अश्वमेघ कॉइन है, अश्वमेघ यज्ञ कराते थे। व्हाट इज अश्वमेघ यज्ञ? एक घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा जहां तक जाएगा वो सारा इलाका इनका, अदरवाइज जो जिसको नहीं पसंद वो घोड़े को रोको और युद्ध करो। समझ पा रहे हो लोग? रामायण में भी तो दिखाया गया अश्वमेघ यज्ञ। तो 2-3 तरह के यज्ञ होते थे पहले, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और भी बहुत सारे यज्ञ, ठीक है ना। और एक आपका ये इस तरह का कुमारगुप्त ने और भी कॉइन चलाया था। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो जितने भी कॉइन्स थे ना, उसमें एक कॉइन था गरुड़ कॉइन। कौन सा कॉइन था? गरुड़। गरुड़ जैसे वो पक्षी जो होता है गरुड़, उससे रिलेटेड वो उसमें है नहीं, लेकिन आप याद रखना कि इस सारे सिक्कों में सबसे ज्यादा फेमस क्या था? गरुड़ कॉइन। और देखो आप लोग, इस वंश में सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी को रुपये कहा जाता था, ठीक है ना। जो गोल्ड कॉइन होते थे उसे दिनार, और जो सिल्वर कॉइन होते थे उसे रुपये। अच्छा, इस काल में शतरंज का खेल शुरू हुआ, ठीक है ना। ठीक है, शतरंज देन किसकी है? भारत की, ठीक है ना। इसे चतुरंग कहा जाता था पहले के टाइम पे, अब शतरंज कहा जाता है। नेक्स्ट और की बात करते हैं। अच्छा गाइस, संस्थापक कौन था इस वंश का भाई? श्रीगुप्ता। श्रीगुप्त का बेटा कौन है भाई? घटोत्कच है। कौन है? और घटोत्कच का बेटा फिर अब आगे कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। अब आगे देखो, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा है गाइस समुद्रगुप्त। कौन है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त फर्स्ट है। अब ये जो समुद्रगुप्त है ना गाइस, ये बहुत ही बड़ा एक वॉरियर है, एक बहुत बड़ा क्या है? लड़ने वाला बंदा है ना। वॉरियर को क्या कहेंगे हिंदी में हम लोग? बहुत बड़ा सेनापति टाइप का कह लो, योद्धा। योद्धा, वॉरियर मतलब क्या हो गया? योद्धा। तो भाई ये अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, कोई भी बैटल नहीं हारा। तो इसने, इसका नाम पड़ गया कि इसे ना भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्योंकि एक बंदा था गाइस, वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे कभी अगर मौका मिला, एक बंदा था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। वो अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा था, हालांकि वो हारा था बट ये नहीं हारा। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इसको भारत का क्या कहा? क्योंकि इतिहासकार जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा वो विदेशी थे एक्चुअली, तो उन्होंने अपने इतिहास से कंपेयर किया इसको, इसलिए कहा, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था और इसे भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में काउंट करते हैं। और इसको ध्यान से सुनना, ये कुमार देवी का बेटा था। उसकी वाइफ थी ना वो, हाँ, तो उसका बेटा था। और ये खुद को लिक्ष्वी दोहात्री यानी कि लिक्ष्वी का नाती कहता था। लिक्ष्वी जो कैपिटल थी, मैंने कहा था किंगडम था जो बिहार में, मतलब अपने नाना के घर से लगा हो ऐसा कुछ। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसको किसने कहा भारत का? बोले तो एक हिस्टोरियन है गाइज, जिनका नाम है B.S. स्मिथ। क्या नाम है इनका? स्मिथ। बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं, तो इन्होंने कहा इसको, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये कहा है, काफी बड़ी बुक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। पुराण जो है, कितने पुराने हमारे बाय द वे? वेद कितने मित्रों? वेद कितने हैं? ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? और पुराण कितने हैं? भूल गए आप लोग, पुरानी क्लास खोल के देखिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा पुराण कितने हैं। और जब मैं आपको ये पुराण के बारे में बताया तो मैंने बताया कि इन पुराणों में विभिन्न विभिन्न किंगडम्स के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो उस पुराण में एक में कुमारगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई? कि ये ऐसा राजा था जो 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसका घोड़ा, ये नहीं, इसका घोड़ा जो है 3 समुद्रों का पानी पीता था। पीता हो या ना पीता हो, ठीक है ना, ये एक सिंबॉलिकली कर दिया। समझ पा रहे आप लोग? जैसे एक तरफ हमारा क्या है? अरब सागर है। क्या है? एक तरफ है हिंद महासागर, और एक तरफ क्या? बंगाल की। तो भैया यहाँ भी घोड़ा है, यहाँ भी घोड़ा है, और इधर भी वो आके पीता था। समझ पा रहे आप लोग? तो ये बस सिंबॉलिक, मतलब कहने का मतलब यह कि इनका एरिया एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, जैसा मैं किसी को बोलता कि मेरे तो 10,000 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, मैंने बोल दिया सही, तो ये मैंने बस छंद बोल दिया, कहने को था बहुत सारे सेलेक्टेड हैं। अब 10,000 गिनवाऊं, ठीक है, समझ पा रहे आप लोग? आवाज हो जाने के बाद बोलते कि मेरे तो हजारों IAS सेलेक्टेड हैं। उनसे उन्होंने पूछा कि कुछ के नाम गिनवा दो। अरे भाई, वो जो मैंने बोला था वो सिंबॉलिकली बोला था, 1000 हैं थोड़ी, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि भाई ये इतना खुश है कि 7वें आसमान पे, तो 7 आसमान कौन सा जो चढ़ रहा है ये?
इसका मतलब बहुत खुश है, ये एक तरह का ईडियम फ्रेज टाइप का हो गया ये। तो इसका घोड़ा अगर तीनों समुद्र से पानी पीता है, इसका नहीं है कि जाकर पानी पी रहा है वो, इसका मतलब यह है कि इसका एरिया का विस्तार बहुत ज्यादा, इसकी तारीफ में ये बात लिखी गई है, ठीक है ना, वो चीज है। आगे की बात करें तो ये सारी की सारी बातें हैं। आगे नेक्स्ट, इसने एक यज्ञ करवाए गए समुद्रगुप्त ने जिसका नाम था अश्वमेघ। ये तो मैंने आपको बताया था ये किस लिए होता था गाइस, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था, इसमें क्या होता था, ये लोग घोड़े को छोड़ देते थे और घोड़ा जहां तक जाएगा वो एरिया अपने आप ही क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो घोड़ा रोके, युद्ध करे और अपना एरिया डिसाइड करे। खुली बात थी, ठीक है। तो इन्होंने इतने यशोमेघ कराए, इतने यशोमेघ कराए कि इसका नाम यशोमेघ कर्ता का टाइटल मिल गया इसको, ठीक है। इसको टाइटल किसका मिल गया, यशोमेघ कर्ता का टाइटल मिल गया। अच्छा एक बार और क्या हुआ भाई, देखो इतना बड़ा इसका एम्पायर था, पूरे भारत पे इसका कब्जा हो गया था, गुप्ता एम्पायर का एक टाइम पे पूरे भारत पे कब्जा था। तो श्रीलंका में एक राजा था, श्रीलंका में कौन था, एक राजा, उसका नाम था मेघवर्मन। क्या नाम था राजा का, वो कहता कि भाई मुझे ना आपके यहाँ पे जो है ना एक मंदिर बनवाना है। क्या बनवाना है, बौद्ध मंदिर बनवाना है। श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म था, अशोक ने भेजा था ना, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म चल रहा था, पहले वहाँ पे सिंगली संप्रदाय था, तो बौद्ध धर्म का मंदिर बनवाना। तो इसने कहा ठीक है भाई बना लो, ठीक है। तो इसने परमिशन दी थी किसको, श्रीलंका के राजा को बौद्ध मंदिर बनवाने की। तो उसने बौद्ध मंदिर बिना परमिशन के नहीं बनवा सकते, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो समुद्र के तो एक दूत, देखो सुनो इसने क्या बोला, श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत पैलेस के दरबार में भेजा और उन्होंने परमिशन ली। परमिशन मिलने के बाद जो इसने, हम किसी की गवर्नमेंट की उसमें हम कभी बिना परमिशन काम, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि सारे पाकिस्तानी को जाना होगा तो सीमा भाभी को भी जाना होगा, सीमा हैदर, भले उनका अपना खुद का बच्चा खुद का परिवार हो गया लेकिन जाना तो जाना होगा। अब उनका मामला वैसे कोर्ट में निलंबित है तो कोर्ट डिसाइड करेगा अब, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में याचिका लगा दी है, ठीक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो मुझे यही लगी कोर्ट कहेगा क्या इस पर, ठीक है। आगे की बात करें, हैं नहीं इतनी जल्दी थोड़ी मरती है, 5 साल हो गए उसको आए हुए क्या, है बच्चा हो जाने से हो गया, वो किसी की बच्ची थोड़ी हुई है, बच्चे को नागरिकता मिलेगी सर, बच्चा छोड़ के जाओ है दम, बस वो छोड़ सकती है भाई, जब पीछे 4 छोड़ के आई है तो यहाँ भी छोड़ सकती है वो। चारों के लेके आई थी तो फिर तो इसको भी लेके गई वो, बेचारी की प्लानिंग करो अपने अपने इस लॉ ऑफ लैंड गाइज। नहीं भाई वो कह रहे हैं कि जहाँ पे आप क्या कह रहे थे अभी, कुछ कह रहे थे ना, देखो सुनो, अलग अलग देश का अलग अलग रूल है, जैसा देश वैसा कानून है। कनाडा में अगर आप शादी कर लोगे जा करके ना तो आप वहाँ के नागरिक आपको मिल जाएगा। मेरा एक दोस्त है वो न्यूजीलैंड जाके उसने शादी कर ली तो अब न्यूजीलैंड का नागरिक है वो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कार्ड वार्ड नहीं है भाई, यहाँ राशन कार्ड चलता है बस, वो भी बड़ी मुश्किल से बनता है ठीक है ना, राशन कार्ड बन नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाओ ठीक है ना। आगे की बात करें तो इसे सिक्कों पर, अच्छा देखो समुद्रगुप्त है, कौन है ये बंदा, क्या नाम, हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके बारे में अभी, किसके बारे में पढ़ रहे थे, समुद्रगुप्त के बारे में। मेन क्या है समुद्रगुप्त, ये क्या था, बहुत बड़ा क्या था, एक वॉरियर था, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भाई साहब इसको म्यूजिक का भी बहुत तगड़ा शौक था, इसने यूट्यूब का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था बिना ऐड वाला, बिना ऐड के गाने सुनता था पूरे दिन। तो इसने ना अपने, देखो ये वीणा ले रखी है इसने, ये वीणा बजा रहा है, वीणा समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसे तार लगा हुआ इसके हाथ ऐसे, सारे गामा पता नहीं सा चल रहा है इसका। और प्लस में ये जो बैठा है ना गाइस, ये जो जिस ड्रेस में बैठा है ये इसने वॉरियर के कपड़े पहने, मतलब वॉरियर के कपड़े पहनते हुए ये क्या कर रहा है, वो वीणा बजा रहा है, समझ रहे हो। तो म्यूजिक लवर है, वॉरियर भी तगड़ा वाला है। इसके कौन सी देवी, ये नहीं देवी तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं, नहीं नहीं, वीणा बजाते हुए जिस व्यक्ति की फोटो वो कुमार गुप्त है, यस को सॉरी समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ठीक है ना। और ये वॉरियर भी तगड़ा वाला है, वीणे पे मत जाना आप लोग, ठीक है ना, वो चीज़ है। वीणा से बजा रहा होगा सामो सामो सासा, उधर काम हो रहा होगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग।
तो इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है और सैनिक की वेशभूषा में दिखाया गया। देखो ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है। तो इसने जो ड्रेस पहन रखी ना, प्रॉपर कवच ववच पहन रखे हैं, इसके बाद तलवार वगैरह सब कुछ है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है ये, वीणा भी बजा रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा, इस बात की जानकारी मिल कहाँ से रही है कि ये सब कुछ ये सब हुआ? तो गई जब कभी आप आगरा इलाहाबाद जाओगे, कहाँ जाओगे आप? इलाहाबाद जाओगे। अभी मेरे एक स्टूडेंट ना इलाहाबाद गई थी, तो उसने जो वीडियो स्टेटस पर लगाया ना, मैंने उसको बोला नहीं, मैं उसको वीडियो देख रहा था, जो उसने ब्लॉग बनाया था उसमें ये पिलर दिखा मुझे, तो मैं समझ गया कि ये इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। क्या ये इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज कहते हैं, हाँ, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रयाग अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंस्क्रिप्शन। अभिलेख का मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैं इसको जूम करूंगा तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ क्या लिखा हुआ है। तो लिखने का काम किसने किया था? अशोक का पिलर लिखा ना यहाँ पे, हाँ, मतलब पिलर के ऊपर ये पिलर इंस्क्रिप्शन हमें पढ़ा ना, पिलर इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख, गुफा लेख, है ना, स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, है ना। तो इस पर लिखा हुआ ये बात कि ऐसा था, ये बंदा क्या था, बहुत तगड़ा वाला वॉरियर था, भारत का नेपोलियन। तो हमने कहा है वीणा बजाता था, है ना, बेटा था किसका? चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी का बेटा था, ठीक है ना। पहले क्या आया था? गुप्ता, अशोक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाद में एडिट चलता रहता है, एडिट का ऑप्शन है इसमें, राइट क्लिक करो, एडिट, ठीक है ना भाई। ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये राजा के हिसाब से एडिट वेडिट होते रहते थे, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा कि हमारे कितने वेद हैं टोटल, सबसे पुराना ऋग्वेद, उसमें कितने मंडल हैं? 10, उसमें पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, ये पढ़ा आपने। तो 10वां कैसे नया हो सकता है भाई? क्रम से लगाओगे तो 10वां सबसे पुराना होना चाहिए, या तो 10वां सबसे नया है तो फिर पहला वाला सबसे ओल्डेस्ट होना चाहिए। इसका तो उसको छेड़खानी की गई है समय के साथ, तो इसी तरीके से इसमें भी छेड़खानी की जाती है। कोई राजा एडिट कर सकता है और टाइम टू टाइम ये एडिट होते रहता है, हर्षवर्धन भी एडिट करवाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के बाद अगला बंदा कौन आया? रामगुप्त। ये एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था ये? और इसकी पत्नी का नाम था देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या नाम था? तो देवी जो है ना, देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के साथ मिलकर के जो है रामगुप्त की क्या कर दी? अब समझना आप लोग, हम लोग क्या कौन सा एम्पायर पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त है। और श्रीगुप्त का बेटा कौन है? घटोत्कच है, घटोत्कच है। और घटोत्कच का बेटा कौन है? चंद्रगुप्त, मैरिड विद कुमार देवी, मैरिड विद कुमार, मैरिड को मैंने वर्सेस से लिखा है, ठीक है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। और इनका फिर बेटा कौन होता है? समुद्रगुप्त। इनका बेटा कौन होता है? अब समुद्रगुप्त देखो, एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा पड़ी है, ये तो फाउंडर है, बट एक्चुअल फाउंडर कौन है? सोने के सिक्के, कुमार राजा रानी सिक्के किसने चलवाए? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलवाए। इनका बेटा कौन है? अब इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। क्या? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? सिक्कों पर, ठीक है ना। तीनों घोड़ों का, तीनों समुद्रों का पानी कौन पीता था? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इस समुद्रगुप्त का बेटा कौन आ जाता है फिर? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त जो है इतना अच्छा, थोड़ा सा ना ढीला बंदा है, इतना स्ट्रांग शासक नहीं है। मुझे लगता है घर के मुखिया को ना थोड़ा सा सनकी होना चाहिए। मैंने बोला था ये बात सर, घर के मुखिया को क्या होना चाहिए? थोड़ा सा, मान के चलो मैं घर का मुखिया हूँ, घर वाले मुझसे पूछते हैं ये कर लूँ, मैंने कहा कर लो भाई, ठीक है। मैंने क्या कहा उनको? कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सर ये कर लें? मतलब मेरी वाइफ ने पूछा ये कर लें? मैं कर लो। अब जब वो देख रही है कि मैं हर बात पे कभी मना नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये डिसीजन तो नहीं ले सकती ना वो कि पूछने की क्या जरूरत है, जब हाँ ही है तो फिर कर ही लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर घर के मुखिया का थोड़ा सा क्या होना चाहिए? हाँ बोलना है, लेकिन ऐसे पलंग को पहले हटाते, ऐसे हिलाते हुए, और पीछे बैकग्राउंड में सिंघम वाला गाना बजना चाहिए। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? मतलब मुझे लगता है ऐसा कि घर के मुखिया या तो परिवार वाले आपको इतनी इज्जत दें कि आपके बगैर एक डिसीजन ना लें, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर परिवार का मुखिया का हर हाँ में हाँ ही है, मुझे लगता है थोड़ा सा ना डिसीजन मेकर होना चाहिए, थोड़ी सी ना। और ये गैप पता क्यों खत्म होता है? जब आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आदमी को, मुझे लगता है ऐसा। बाकी घर तो अपना ही है खैर वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन जो पर्सनालिटी आपके ग्रैंडफादर की लगती है, जो पर्सनालिटी मुझे अपने ग्रैंडफादर की लगती है, जो पर्सनालिटी मुझे अपने नाना जी की लगती है, वो पर्सनालिटी अब मुझे धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है।
समझ पा रहे हो लोग इस चीज को? आगे की बात करें। नेक्स्ट, अगर हाँ में हाँ मिलाओगे तो एक दिन पूछना बंद कर दिया जाएगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट राजा कौन आ जाता है रामगुप्त के बाद? रामगुप्त का काम जो है कौन खराब कर देता है? उसकी पत्नी ही, है ना। उसकी पत्नी जो है उसके भाई के साथ मिल करके जो है उसको, उसकी हत्या कर देती है, उसको क्या कर देती है? हटा देती है। और नया राजा कौन बन जाता है? लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ऐसा बंदा नहीं है जो उसके झांसे में आ जाए, ये पावरफुल राजा बनता है वापस से, ठीक है ना। तो इसने जो है किसको मारा? शकों को मारा। किसको मारा? अब ये शक कौन है? याद है ना, आईएसपीके, आईएसपीके तो इंडो ग्रीक्स शक, ये शक थे ना भाई। तो ये शक थे कौन? विदेशी थे ना, फॉरेनर से, तो यूरोपीय से आए थे। तो उस समय एक कहानी थी कि जो शकों को मारेगा वो विक्रमादित्य का टाइटल ले लेगा ऑटोमेटिकली। अंडरस्टूड है ये। दो के ज्यादा अटैक हुए भारत पे, एक शक और एक मंगोल। मंगोल वही जिन्होंने मंगोलपुरी की स्थापना करी। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये बात सत्य है, आप लोग ऐसी जगह पर रहते हो जिसका अपना इतिहास है। ये जो थाना आप देख रहे हो ना मंगोल, इसमें बरगद का पेड़ है, मंगोल वहीं पे फांसी देते थे सबको। हाँ, क्या सोच रहे हो आप? हाँ, डी ब्लॉक वाला, हाँ, फांसी फांसी ऐसे थे। मैं इग्नू की हिस्ट्री की बुक्स में आपको दिखा दूंगा सर। और बताओ, आप हिस्ट्री ऑनर्स कभी करना, आप हिस्ट्री की बुक उठाओ। आप ऐसी जगह, आप बड़े खुश नसीब हो, भले इलाका बदनाम है, रात को कैब वाला भले ही ना है यहाँ पे। एक बार हम लोग एग्जाम दे के आ रहे थे जयपुर से, मैंने कहा मंगोल पे जाना है, कोई रुक ही नहीं रहा था। हमें मजबूरन पैदल सफदर जंक्शन में पैदल आना चालू कर दिया। तो 1-2 किलोमीटर चले तब जाके कैब वाला कह रहा कि चलो भाई मैं छोड़ दूँ, क्योंकि वो खुद सुल्तानपुरी का था। लेकिन उसने कहा भाई पहले पैसे लूंगा, क्योंकि हम 4-5 यंग लड़के थे और सीपीओ का पेपर दे के आए थे। तुम्हें पता कि सीपीओ के बंदे पेपर देने तो ठीक ठाक वाले बंदे ही होते हैं। तो उसने पहले हमसे पैसे लिए, तब गाड़ी में बिठाया, तब जाकर उसने छोड़ा, क्योंकि उसको पता चला पांचों मिलकर कहीं उसका बाल में ना बना रहे हो कहीं पे। उसका तो मन का डर रहेगा ना। और वो इसलिए आ पाया क्योंकि वो खुद सुल्तानपुर, वरना वो नहीं आता। तो जलवा ऐसा है कि कहीं भी नाम ले लोगे तो इज्जत खराब होनी है। मजाक करो, मजा सुनो। क्यों? बुक हो जाएगा, बुक का कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे जनरली जो है ना बुक में हाँ हाँ वो पड़ेगा, ये इलाका है। चल, अच्छा तुम्हारा तो कल बीएसएफ का फिजिकल है ना, आज रात को निकलोगे? ऑल द बेस्ट भाई। है दौड़ना है, भाग मिलगा। चलो आ जाओ, सुनो, देखो सुनो, इसने किसका टाइटल लिया गाइस? बातें नहीं करो। किसका टाइटल लिया इसने? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का टाइटल कौन लेगा? जो शकों को, इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हैं। कितने? लास्ट विक्रमादित्य जो था ना उसका नाम था हेमू। आगे पढ़ाऊंगा, जो बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई में था वो। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी मत जाओ, ठीक है। आगे इसने एक और टाइटल लिया था, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेकंड की। इसने एक और टाइटल लिया था परम भागवत का। किसका लिया था? ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। परम भागवत और ये अश्वमेघ यज्ञ, ये सब चीज किससे रिलेटेड है? हिंदुइज्म से। और ये खुद कौन है? ये लोग वैश्य हैं जो विष्णु के उपासक हैं, तो उसी का टाइटल ये ले लेंगे। तो उसने 2 टाइटल लिए, क्या? और विक्रमादित्य तो और किसी को भी मिल सकता है जो शकों को मारेगा, और एक इसने परम भागवत का टाइटल लिया। अच्छा, विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा क्या ब्रेव होता है, बहुत ज्यादा करेजियस होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका? इतिहास में टोटल कितने विक्रमादित्य हैं गाइस? 14। इसके दरबार में, अच्छा देखो सुनो, राजा महान कब होता है? जब उसका कोर्ट महान होता है। कोर्ट बोले तो दरबार। आपने फिल्मों में देखा होगा, राजा बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट में 5 लोग बैठे हैं, राइट में, तो जितने इंटेलिजेंट लोग होंगे ना वो 5, उतना ही वो राजा लंबे समय तक राज करेगा और उतने अच्छे से राज करेगा। लेकिन अगर उसके सलाहकार अच्छे नहीं हैं तो वो राजा अच्छे दिनों तक, लंबे दिनों तक। मोदी जी का चल रहा है कारवां इसलिए क्योंकि संभालने वाले लोग स्ट्रांग हैं अभी फिलहाल। जिस दिन वीक होंगे, क्यों अकेला बंदा थोड़ी संभालेगा सब कुछ, समझ पा रहे लोग? तो उन्होंने मेन डिपार्टमेंट सबको दे रखे हैं ना। रेलवे किसी को दे रखा है, फाइनेंस किसी को दे रखा है, डिफेंस किसी को दे रखा है, तो अलग अलग। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह है। तो ये जो राजा, इसका क्या नाम है? इसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड नाम है। क्या नाम है इसका? अब इसके 9 रत्न हैं गाइस। क्या नाम, कितने हैं बंदे इसके? मतलब 9 ऐसे पॉपुलर बंदे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो उसको हैंडल कर रहे हैं, जो उसको वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
ठीक है ना। कितने बंदे हैं टोटल इसमें? 9 रत्न है। और इस 9 रत्नों में जो सबसे हेड है इनका, वो कौन है? कालिदास है। जो इनका हेड है वो कौन है? कालिदास है, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब कालिदास को लेकर के ना बहुत सारी बुक्स पूछी जाती हैं एग्जाम में। कालिदास को लेकर के ना, जैसे एक बुक है, मैं बता देता हूँ आपको। एक बुक है गाइस जिसका नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम। एक बुक है जिसका नाम है मेघदूतम। एक बुक उन्होंने लिखी रघुवंशनम। रघुवंशनम। एक बुक उन्होंने लिखी ऋतु संहारम। और एक बुक उन्होंने लिखी मल्लिका अर्जुन मित्रम, ऐसा करके लिखा उन्होंने, मित्रम करके बहुत सारी बुक्स लिखी। तो कालिदास इन 9 के 9 के क्या थे? और उनका वो क्या थे? वैसे संस्कृत के लेखक थे। एक व्यक्ति थे 9 में, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, वो क्या थे? एक थे वराह मिहिर। वो कौन थे? खगोलविद। मतलब जो खगोल क्या होता है, जो आपका ना एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजर होता है, ऐसा होता नहीं भाई, आपका मंगल भारी है, आपका शुक्र भारी है, ये वो जो जो खगोलविद करता है ना, भविष्य बताने वाला पंडित टाइप का, ऐसा कह लो आप लोग। हाँ। एक थे धनवंतरी, जो कि फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, आयुर्वेद की नॉलेज रखते थे। इस तरह के तगड़े तगड़े बंदे थे। जैसे अकबर भी महान है, तो उसके भी 9 रत्न तगड़े थे। 9 रत्न कौन कौन से उसमें? जैसे बीरबल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो बंदा। एक और नाम आपने सुना होगा, राजा का कृष्ण देव राय, पढ़ेंगे आगे। उसके दरबार में एक बंदा था तेनाली रामन, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट था। तो उसकी इंटेलिजेंस से राजा का नाम हो रहा है। आपके सिलेक्शन से आपके पिताजी का नाम होगा, समझ आप लोग। तो अब वही सिनेरियो वर्तमान में भी है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है, तो अब हम एग्ज़ाम करवाते हैं। इंटेलिजेंसी का पता कैसे चलेगा? जो एग्ज़ाम में टॉप करेगा, तो जो टॉप करेगा वो IAS बनेगा, समझ रहे हो लोग। और जो टॉप करेगा, इसका मतलब वो डिसीजन अच्छे ले पा रहा है अपने लाइफ के, तो वो सरकार के लिए डिसीजन भी अच्छे बनाएगा, समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग। तो अब सिलेक्शन ऐसे होता है, पहले ऐसे होता था कि राजा को दिख रहा अच्छा इंटेलिजेंट है, चलो भाई ले लो उसको, ठीक है ना, जैसा मूवी में दिखाया जाता है ऐसा कुछ। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। अच्छा, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है गाइस, इसके दरबार में एक चीनी यात्री भी आया था जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था इसका? फाहियान नाम था, ठीक है ना। और इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था फो यू की, ठीक है। क्या नाम था किताब का? अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अगला राजा कौन आया? कुमारगुप्त। कौन राजा आया अगला? एक बार मेरे साथ दोहरा दो जरा। हम लोग कौन सा एम्पायर पढ़ रहे हैं? ये गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या भारत का गोल्डन एरा। दूसरा, इसका फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त फाउंडर है। कौन है फाउंडर? श्रीगुप्त। गुप्त का बेटा कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा कौन है? चंद्रगुप्त, मैरिड विद कुमार देवी। मैरिड विद, कहाँ की राजकुमारी थी वो? लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी। और चंद्रगुप्त मैरिड इतना खुश हुआ है ना कि उसने सिक्के चला दिए। किसके सिक्के? किंग, हाँ, राजा रानी सिक्के, किंग क्वीन सिक्के चला दिए। फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसका बेटा होता है। अब भाई 2 पॉपुलर राजाओं का बेटा एक तगड़ा वाला बनता है, और वो बहुत बड़ा एक वॉरियर है, बहुत बड़ा। समुद्रगुप्त क्या है? बहुत बड़ा। और क्या क्या अचीवमेंट है उसको? उसको भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? BS स्मिथ ने। किस किताब में कहा? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। किसमें कहा? ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ना। वीणा को वीणा ही कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। हाँ, इसका जो पुराणों में बताया गया है कि इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, लेकिन इसका तो नहीं कि पीता, समुद्र का पानी तो खारा होता, कौन पिएगा? लॉजिकली सोचो आप लोग। बट वो एज ए सिंबल बता रहे हैं कि उसका एरिया इतना बड़ा था कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं थी उसके लिए, है ना। आगे नेक्स्ट, फिर घटोत्कच के बाद उसका सॉरी ये समुद्रगुप्त था ना, उसका बेटा कौन हुआ? रामगुप्त का ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट आता है राजा कुमार चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त, उसके समय में क्या हुआ? एनी अचीवमेंट्स? हाँ, अब शुरू करते हैं। सुनो सुनो सुनो। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को मारा और विक्रमादित्य का टाइटल होल्ड किया, परम भागवत का टाइटल होल्ड किया। गाइस, इस टाइटल को आप हल्के में मत लेना। एग्जाम में टाइटल पूछे जाते हैं कि इसमें से किसने परम भागवत की उपाधि धारण की, बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए चंद्र सेकंड है, परम भागवत का टाइटल होल्ड किया था। ऑप्शन क्लोज दे सकता है वो। तो टाइटल की वेटेज है। मैं खुद टाइटल को पहले हल्के में लेता मैं क्या टाइटल लिखवा रहे हैं खामखा, लेकिन देखा पी भाई खोल के टाइटल पूछा हुआ था, मैं करवाना पड़ेगा भाई अब तो, समझ पा रहे हो लोग। तो टाइटल को ध्यान में रखना इसको, ठीक है। तो शकों को हराया तो विक्रमादित्य का टाइटल लिया, और क्या लिया इसने, परम भागवत। और कुछ है अचीवमेंट, और कुछ खास नहीं। उसका चंद्र 9 रत्न थे, उसमें कालिदास थे, कालिदास थे ना सबसे हेड है। कौन थे वो, संस्कृत के विद्वान थे। इसके अलावा धन्वंतरी और भी बहुत सारे थे, है ना, अमरदास, ये सब कुछ थे। कालिदास की 5 किताबें, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशनम, मल्लिकार्जुन मित्रम, ये सब किताबें थी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक ऐसा बताया जाता है कि बाण भट्ट भी जो थे ना इन्हीं के टाइम के थे, ठीक है ना। बाण भट्ट या आर्यभट्ट, बाण भट्ट नहीं, आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की इन्वेंशन करी, ऐसा कहा जाता है। जीरो की खोज जो है इन्हीं के टाइम पे हुई है, इन्हीं लोगों के टाइम पे। इतनी प्रॉस्पेरिटी थी कि लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, या नॉर्मल सिलेबस अर्थमेटिक का नहीं हो रहा है, वो एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं। नहीं पता था, लेकिन वो ऐसे लिखते थे, रावण के 10 सर वो 10 लिखते थे, 0 नहीं लिखते थे, समझ पा रहे आप लोग। हाँ प्रॉपर, बट वो 0 वाला वर्ड नहीं था, 0 की खोज बाद में हुई है, भारत में हुई है। इंटरेस्टिंग है ये बड़ा, आप लोग सोच नहीं सकते, मैथ्स एक जादू है। मैथ्स यहाँ पे इतने राज है ना, इतने राज हैं। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे लेटेस्ट मैथ्स का गणितज्ञ किसे मानते हैं, रामानुजन को मानते हैं ना। कब है उनका, 25 दिसंबर आई थिंक या 23 को समथिंग उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। भाई साहब रामानुजन पर एक मूवी भी बनी है, कभी देखना आप लोग, कभी देखना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। रामानुजन ने, अच्छा जिनकी जिंदगियां महान होती है ना गाइस, उनकी मैंने देखा उम्र छोटी होती है, ये बात सत्य है। जिनकी जिंदगी, जिनको बड़े काम करने होते हैं उनकी उम्र, और जिनको उम्र ज़्यादा लंबी होती है ना उनके बड़े काम होते नहीं जनरली। रामानुजन की उम्र हार्डली 35-40 साल, उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है लास्ट में, देखना कभी, ठीक है। और उनके वो कह रहे हैं क्या कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं थ्योरी को प्रूव कर दूं, एक काम करता हूँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप लोग प्रूव कर लेना, प्रूव हो जाएंगी ये, इतना पता है। तो वो बंदा इक्वेशन लिख के चला गया, आज तक लोग प्रूव कर रहे हैं उसको, और प्रूव नहीं हो पा रही है। 2012 में एक थ्योरी लास्ट प्रूव हुई है अभी उनकी, समझ पा रहे हो। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है प्रूव करने का, प्रूव आप लोग करने लेना, मैं लिख के जा रहा हूँ कि हाँ ये सत्य है, लेकिन प्रूव करने का टाइम मेरे पास, कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। अरे भाई इक्वेशन लगा होगा तो लिखा होगा तो प्रूव करके तो लिखा होगा ना, लेकिन ये तो उल्टा हिसाब किताब चल रहा है कि लिखने वाले को ही प्रूव करने में टाइम लग रहा है। उन्होंने ये कहा कि उनको स्पॉन्सरशिप मिली थी इंग्लैंड के, उससे आप मूवी देखो तो उसमें आइडिया लग जाएगा, उनकी बायोग्राफी पे है वो मूवी। तो उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी, सारी थ्योरम्स लिखी मैथमेटिक्स की, और सारी थ्योरम्स जो लिखी है उसके बाद उन्होंने, अभी तक वो प्रूफ्स हो रही हैं, धीरे धीरे प्रूफ्स हो रही हैं, ये मानता है और ऐसे बतेरे हुए, ठीक है, वो चीज़ है। आगे की बात करें, ऐसे ही गाइज आपको नहीं पता, जैसे कहते हैं ना कि हमारे और आपके बीच में हज़ारों एटम्स हैं, एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स। अच्छा एक एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ऐसा तो हमारे वहाँ भी कहा गया है। एक ऋषि थे, कणाद नाम था उनका, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। एक ऋषि थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि हमारे बीच में हज़ारों अणु हैं, और वो अणु जो है वो उसके चारों ओर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमे जा रहा है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो होता है गाइज, वो तो बाद में बन गया एक्चुअली, ये वैसे हिस्ट्री का, साइंस का पार्ट है, आगे कभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। मैटर जो होता है गाइज, उसके कितने स्टेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस और प्लाज्मा, और एक पांचवा होता है हिग बोसोन। हिग बोसोन कह रहा हूँ, बोस आइंस्टीन, क्या होता है, समझ रहे हो चीज को। एक होता है सॉलिड, पदार्थ के कितने रूप होते हैं, बर्फ को, बर्फ ले लो आप लोग, बर्फ क्या है, सॉलिड, पिघला दिया तो, गर्म कर दिया तो गैस। उसके बाद एक होता है प्लाज्मा, जैसे लोहे को पिघला दो तो ना तो प्रॉपर लिक्विड की तरह काम करेगा, वो गाढ़ा रहेगा, थिक, वो होता है प्लाज्मा, समझ पा रहे हो। और उसके बाद हुआ गाइज, एक ना साइंटिस्ट हुए इंडिया में जिसका नाम था बोस, क्या नाम था उनका, प्रॉपर उनका पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस आई थिंक नाम था शायद, आई थिंक उनका नाम, सरनेम क्या था उनका, बोस था। उन्होंने बताया कि पदार्थ की एक और अवस्था होती है जिसको पदार्थ की एक 5वीं अवस्था भी होती है, क्या बताया उन्होंने, पदार्थ की एक 5th स्टेज भी होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी पदार्थ को -240 डिग्री, जिसको परम शून्य बोलते हैं, उससे लेवल, उससे नीचे कोई डाउन नहीं होता,
अगर वहां तक उसको ठंडा कर दें तो उसके अंदर कुछ अलग तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज़ को? आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उन्होंने पदार्थ की पांचवी व्यवस्था को प्रूव किया, लेकिन उस समय देश था गुलाम, और जब कोई देश गुलाम होता तो वहाँ कोई इन्वेंशन नहीं होती, वहाँ की इन्वेंशन को वैलिडिटी नहीं मिलती है, तो उनकी इन्वेंशन को किसी ने इज्जत ही नहीं दी। फिर उन्होंने अपनी इन्वेंशन को लिख करके भेजा, किसको? आइंस्टीन को भेजा। किसको भेजा? आइंस्टाइन ने इसको चेक किया और आइंस्टाइन ने फिर इसको छापा कि ये बात सत्य है। तब जाके लोगों ने माना कि हाँ पदार्थ की पांचवी व्यवस्था, और इसीलिए उस पदार्थ को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। दोनों के नाम से मिल गया वो। समझ पा रहे हो लोग? उन्होंने मतलब अपना भी सरनेम जोड़ लिया उन्होंने, आइंस्टीन ने, कि चलो हमारा भी हो गया। समझ पा रहे हो लोग? तो पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो जितनी बातें साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, न्यूटन ढूंढ रहा है, ये सब इन सब की जानकारी है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है ना? बड़ी बड़ी नहीं आकर रहा हूँ, ये है, बट हमें सिलेबस में ही रहना, हमें वैसा नहीं करना। आगे बढ़े तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अगला शासक कौन हुआ? कुमार। अब ये थोड़ा सा फेमस राजा है, आगे इसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या अचीवमेंट है गाइस? ध्यान सुना। कुमार गुप्त जो है ना, इसने एक यूनिवर्सिटी बनाई। क्या बनाई इसने? एक, इसका नाम था नालंदा। कहाँ पे? ये बिहार में। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी इसने बनाई गई, लेकिन जब आपको पता है भारत ऊपर से, भारत पे अटैक होगा तो कहाँ से होगा? ऊपर से होगा, नीचे से तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे से तो पानी है ना? तो ऊपर से अटैक जब हुआ ना मुस्लिम को, तो उसमें एक बंदा है जिसका नाम था क्या, जिसमें एक बंदा था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी। एक बंदा था जिसने अटैक किया किस पे? बिहार में, बख्तियार खिलजी। वो मोहम्मद गौरी का सेनापति में से एक था, ठीक है ना? बख्तियार खिलजी ने बिहार में अटैक किया और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ऐसा कहते हैं कि 6 महीने उसकी किताब जलती रही। अब 6 महीने जली या 6 दिन जली, अच्छा हुआ कि वरना और पढ़ना पड़ता, ठीक है ना? बन रही है, बन चुकी है ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें पैसा लगाया है, उसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं नालंदा को। लेकिन इससे बड़ी भी एक यूनिवर्सिटी थी, इससे पहले जहाँ से अशोक पढ़ चुका था, क्या? तक्षशिला। अब आप कहोगे तक्षशिला किसने बनाई सर? तो इसकी जानकारी वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ऑथेंटिक है नहीं पता। तो अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, उनके कितने बेटे थे? उनके जो चौथे बेटे थे भरत, उन्हीं के वंशज में एक राजा हुआ आगे चल के, राजा तक्ष। उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, इसका नाम था तक्षशिला। बट ये सरकार इसको नहीं मानती। अब ये यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का बजट नहीं है, पानी रोक दिया गया है, खाना वहाँ वैसे ही महंगा है, तो यूनिवर्सिटी पे कहीं खर्चा करेंगे वो लोग, तो वहाँ पे वो चीज़ अब खत्म हो गया। तो तक्षशिला डिस्ट्रॉयड है, नालंदा को दोबारा से। लेकिन इतिहास में ना गाइस, हॉस्टल फैसिलिटी देने वाला पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? मतलब हॉस्टल की सुविधा भी दे रहे हैं ये लोग, ठीक है ना? इसे अच्छा देखो, नालंदा में होता क्या था? ऐसा नहीं कि बीए ले लिया, बीकॉम ले लिया, बीएससी ले रहा, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है? उस समय ऐसा, उसमें से बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। किसकी पढ़ाई होती थी? सिर्फ बुद्धिज्म की। और बुद्धिज्म कितने उसमें बढ़ गया था? हीनयान और जनरली उसमें महायान को लेकर के ना होता था, इसमें महायान ईजी होता था। हाँ, बहुत, चाइना से भी आते थे लोग, ठीक है ना? आगे की बात करें, विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। 1198 में गए, बात नहीं करो भाई। 1198 मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बंदा था, उसका सेनापति का नाम तो क्या था? बख्तियार। उसने नालंदा विश्वविद्यालय क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, ये जो बख्तियार खिलजी है ना, इसी ने बिहार में एक ना नया एक शहर भी बसाया, जिसको कहते हैं बिहार शरीफ। बिहार में एक जिला है बिहार शरीफ, जैसा पटना एक हो गया ना, वैसे बिहार शरीफ भी क्या है? एक जिला है, ठीक है ना? ये चीज़ है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक कौन हुआ? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अब ये सुदर्शन झील कहाँ है? तो ये सुदर्शन झील आएगा इस गुजरात में। कहाँ पे ये? और ये सुदर्शन झील एक्चुअली में इसने तो रिपेयर करवाया ना, इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था मौर्य वंश ने। मौर्य वंश किसने बनवाया था इसको? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील बनवाया किसने और उसको रिपेयर किसने करवाया? चंद्रगुप्त ने। ले रहे आपको, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या क्या आपका और देख लो आप लोग। अच्छा, इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, इसमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है ना, वो हुणों के आक्रमण में हुणों को आक्रमण को अलग असर। देखो सुनो, मैंने आपको बताया गाइस कि हिस्ट्री में ना 2-3 लोगों के अटैक होते थे ऊपर से। किसके? एक मैंने आपको बताया था कि जो मंगोलों को हराएगा वो क्या, वो एक तो वो वाला मंगोल अटैक करते थे, ठीक है? मंगोल से पहले उनकी बात कर लेते हैं, सॉरी, कौन थे वो? शक। एक तो शकों का अटैक होते थे, दूसरा होता था आपका हुणों के अटैक होते थे। किसके अटैक होते थे?
हुणों को, ये भी विदेशी थे। और तीसरा होता था किसका अटैक, मंगोलों का अटैक होता था। ठीक है, ये चीज़ है। आगे की बात करते हैं। मंगोलों के अटैक से पता है सबसे ज़्यादा कौन लड़ा है यहाँ भारत में? अलाउद्दीन खिलजी लड़ा है सबसे ज़्यादा। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही ना कितने कितने मंगोलों को ना जिंदे जिंदे किले में गड़वा दिए। कुछ मंगोल अच्छे थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ जगह दे दो, तो उसने जगह दी दिल्ली में। पर इतिहास है इस जगह का। और ये बात मैंने 2 बार देखी है, एक्चुअली 2-3 बार पढ़ी है मैंने। आगे की बात करें। इसके बाद गई ये जो राजा था जिसका क्या नाम था, लास्ट राजा कौन था? स्कंदगुप्त था ना, ये क्या नाम था इसका? इसके बाद क्या हो, जो गुप्ता एम्पायर है गाइस वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। और इसका अंतिम शासक कौन था? ठीक है, और इस वंश का विनाश का कारण इस पे हुणों का अटैक था। मतलब हुण बार बार अटैक कर रहे थे, ठीक है ना, और उसी के कारण से ये जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या करें। अब हमने टोटल कितने राजा पढ़े, आ जाओ एक बार देख लो आप लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? ऐसे ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा उसका बेटा घटोत्कच, नहीं घटोत्कच, उसका बेटा, उसने शादी की कहाँ की रानी? देखिए उसका बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के क्या अचीवमेंट्स हैं? इसे भारत का सिक्का वीणा वीणा पे सिक्का बजाते हुए कराया गया है। ठीक है ना। BS स्मिथ ने करा था, अश्वमेघ यज्ञ कराता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाँ हाँ, वो तीनों समुद्रों का, ये तो तुमने पढ़ लिया, ये तुमने बोलोगे। उसका घोड़ा 3 समुद्र से पानी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, मैं रोकूंगा नहीं कि आप भूल जाओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम क्या करें, हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब 3 से पूछा, 5 से पूछा, हमारे पास तो भारत में तो 3 ही का ऑप्शन था। ठीक है ना, 3-4 और समुद्र होता तो वहाँ का ही पी रहा होता वो। ठीक है, खारा पानी पीता उनका घोड़ा। ठीक है ना, आगे की बात कर, चलो कोई बात, तभी तो एनर्जी रहती होगी इतनी, इतनों को मारता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी आप समुद्र का पानी पी के देखना, ना बीमार पड़ गया था पता नहीं कैसे बचा लेता था। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है? रामगुप्त। वो कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड क्या अचीवमेंट है भाई इसकी? शकों को हराया। किसको हराया उसने? शकों को हराया। और बताओ, एक एक करके बोलो, समझ में नहीं आ रहा। 9 रत्न थे उसके दरबार में। परम भागवत का टाइटल लिया था। अश्वमेघ यज्ञ का टाइटल, अश्वमेघ भी करवाए थे। हाँ, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। हाँ ठीक है, आगे। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद और क्या नेक्स्ट राजा आया? हाँ हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री कौन आया था? और चीनी यात्री फाइयान आया था। कौन आया था? और उसने किताब लिखी थी फू यू की। फू जो भी है देख लेना आप लोग, थोड़ा इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इनके जितने भी ये बंदे हैं ना चाइना से, जैसे फाइयान आया, हेंसन, इनकी किताबों का नाम ऐसे ही है, सी यू की, फू यू की, सीफू करते रहो, हो जाएगा काम। श्रीलंका का भी आया था, वो क्वेश्चन कहीं देखा नहीं, बट ध्यान में रखना आप लोग। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद नेक्स्ट राजा कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की क्या अचीवमेंट है? क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई इसने? दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसमें क्या पढ़ाई होती थी? बीटेक की, BSc की, BCom की, बुद्धिज्म की, महायान की। इंडियन महायान सिर्फ महायान की ज़्यादा होती थी। ठीक है ना। उसको बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया? कब जलाया था भाई? 1191 में। 1100। किसका सेनापति था बख्तियार खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका सेनापति था? वो हम आगे पढ़ेंगे, रिपीट होगा आगे जब हम मिडिवल पढ़ेंगे, उसमें आएगा। उसके बाद तो कौन था ये? किसका? कुमारगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद स्कंदगुप्त। कुछ अचीवमेंट है क्या? कुछ करा था स्कंदगुप्त ने? स्कंदगुप्त की कोई खास अचीवमेंट नहीं है। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गाइस। क्या कराया था इसने? वो सुदर्शन झील जिसको किसने बनाया था? मौर्य वंश ने बनवाया था। बस ये अचीवमेंट है। उसके बाद ये जो वंश है ये डिस्ट्रॉय हो गया गाइस, धीरे धीरे क्या हो गया? ठीक है ना। हाँ, और ये समुद्रगुप्त जो है ना हुणों के आक्रमण से लड़ा था। ठीक है ना। और इसके बाद ये वंश क्या हो गया हमारा? खत्म हो गया। हाँ, आखिरी एम्पायर कौन है इसका? विष्णु। ये याद रखना, श्रीगुप्त से शुरू हुआ और
खत्म हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सरकार के लिए। गवर्नमेंट आपके इस आइडिया से पूछे कि यार गुप्ता एम्पायर में सोना बरस रहा था, उनकी क्या ऐसी पॉलिसी थी बताओ तो सही, ताकि हमारे यहाँ पे भी मोदी काल में भी सोना बरसे। ऐसा हो सकता है ना। वो जैसा कर रहा था हम करेंगे तभी तो कामयाब हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, उनकी कुछ अचीवमेंट थी गई, उनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज थी, उनकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। क्या थी? उनकी भाषा कैसी थी वो तो अब नहीं कर सकते फिलहाल, मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। वर्तमान में हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। वर्तमान में जो हिंदू धर्म दिखता है वो सारा का सारा कैसा है, एडवांस वाला, वो उसका देन है। आगे नेक्स्ट, गुप्त काल में राजधानी कौन थी, कहाँ पे है ये? कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के पास है गाइस। कहाँ पे है ये कौशाम्बी कौन सा है? ये नोएडा कौशाम्बी मत समझ लेना आप लोग। नोएडा में भी ये कौशाम्बी में फ्लैट बिकते हैं, वो वाला कौशाम्बी नहीं है ये कौशाम्बी कहाँ पे है? इलाहाबाद का है, ठीक है ना। आगे, इसके समय में सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश से बड़ा कुछ मतलब जैसा हमारे यहाँ पे क्या होता है, गांव होता है, गांव से ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जिला मान लो, जिले से ऊपर शहर हो जाएगा, शहर से ऊपर राज्य हो जाएगा, राज्य से ऊपर देश हो जाएगा। तो देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी, और देश का हेड कौन होता था, और जुडिशरी भी किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। ज़्यादातर डिपार्टमेंट राजा के पास ही होते थे, किंगशिप में जो होते थे। आगे नेक्स्ट की बात करते थे। इस समय सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो अमात्य होता था, जो वर्तमान का डीएम का पद होता है। जो आईएएस वाईएएस होते हैं, डीएम होते हैं, वही सेम वहाँ पे होता था। फाहियान के अनुसार इस समय में छुआछूत थी, मतलब लोग टचेबिलिटी को मानते थे। समझ पा रहे आप लोग? हाँ, चीनी यात्री फाहियान जो था वो। नेक्स्ट, अच्छा और क्या हुआ? इसके समय में मैथमेटिक्स का और ज्योतिषी का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अजंता की केव्स, अजंता अलोरा केव्स कहाँ पे हैं गाइस? महाराष्ट्र में। उनका निर्माण किसने करवाया? गुप्ता ने। महाराष्ट्र में इन गुफाओं की संख्या कितनी है टोटल? अजंता की गुफाएं, ध्यान से सुना गई, 2 गुफाएं हैं, एक अजंता की गुफाएं और एक अलोरा की गुफाएं हैं। समझना इस चीज को, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अजंता का निर्माण किसने कराया? और इनमें अजंता की गुफाओं में केव्स की संख्या कितनी है? 20। ये जो अजंता एलोरा दोनों केव्स हैं, इसमें 2-3 धर्म के बारे में, जैन धर्म की आपको मूर्तियां मिलेंगी, बौद्ध धर्म की और हिंदू धर्म की। समझ पा रहे आप लोग? आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो ये जो गुफा नंबर 16, 17 और 19 है, ये गुफाएं कैसी हैं? गुप्तकालीन है। मतलब उनका हमने कार्बन डेटिंग किया तो पता चला। एक चीज और, गुप्ता एम्पायर गाइज, ये हाँ, अजंता की गुफाएं में क्या चीज है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आगे नेक्स्ट, गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं भी बनाई गई। क्या बनाई गई? नेक्स्ट, और क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने शुरू किया तो तुम्हें थोड़ा अटपटा नहीं लगा? जब जैन धर्म कौन थे? विष्णु के उपासक थे ना भाई, वैष्णव को मानते थे। लेकिन कुमार गुप्त ने जो यूनिवर्सिटी खोली वो किसके लिए खोली? तो मैटर चेंज हो गया ना बीच में, तो बीच में ऑफ ट्रैक हो गया है तो मैटर, है ना। बाद में लास्ट शासक जो गया उसका नाम है विष्णुगुप्त। समझ पा रहे आप लोग? तो बाद में ऐसा हुआ कि ये लोग बौद्ध धर्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ा। तो चूंकि इनका एरिया बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान वाला इलाका भी भारत में आता था, तो इन्होंने अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति, अफगानिस्तान में एक जगह गई बाम्बियान, क्या बाम्बियान की पहाड़ियों में गौतम बुद्ध की जो है ना बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्होंने बनवाई। इसको अभी रिसेंट में 1990 में तालिबान ने तोड़ दिया। समझ पा रहे हो लोग? ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो गुप्ता काल में ही अफगानिस्तान के बाम्बियान में पर्वतों को काट के महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई, जिसको आतंकवादियों ने जो है क्या कर दिया, उसको बम से उड़ा दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। और गुप्ता एम्पायर में बस इतना ही है फिलहाल, ठीक है ना। अब गुप्ता एम्पायर के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? अब इसके बाद एक नेक्स्ट वंश आता है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। क्या नाम है इसका? इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है इसी में ही।
आओ देखो सुनो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। इसको कहते हैं पुष्यभूति वंश या फिर इसको कहते हैं वर्धन वंश। क्या कहते हैं इसको? पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन इसलिए कहते हैं गाइस क्योंकि इसमें राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन, और उसी वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके नाम पे ये वंश का नाम वर्धन वंश भी पड़ गया। आगे की बात करें तो गुप्ता एम्पायर के बाद जो नेक्स्ट वंश आया जो बड़ा, वो कौन सा था? वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे वंश आ गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हुआ? पुष्यभूति वंश। ठीक है ना। अब आ जाओ इसके बारे में कहते हैं। इस वंश के स्थापक जो थे उसका नाम क्या था? पुष्यभूति वर्धन, जो गुप्त काल के सामंत थे। मतलब ये लोग गुप्ता के अंडर काम करते हैं, बेचारे चुपचाप मौके की तलाश में। जिस दिन गुप्ता का मीटर डाउन होगा, जैसा गुप्ता किसके अंदर काम कर रहे थे? कुषाणों के अंडर। समझ पा रहे हो उस चीज को आप लोग? तो सब अपने मौके की तलाश में, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने अपनी कैपिटल हरियाणा में एक जगह है थानेश्वर, उसको शिफ्ट करी है ना। तो पहले मगध से कहा कन्नौज, कन्नौज से कहा अब थानेश्वर, है ना, ऊपर की तरफ हरियाणा की तरफ शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या हुआ। इस वंश का अगला शासक था जगह जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था इसका अगला शासक? और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। और इसने जो है ना, ये जो प्रभाकर वर्धन है, इसने कुछ टाइटल लिए थे। इसने एक टाइटल लिया था परम भट्टकारक का टाइटल लिया था इसने। किसका टाइटल लिया था? और महाराजा धीराज की उपाधि भी ली थी उसने। किसकी उपाधि ली थी? ठीक है, तो 2 टाइटल होल्ड किए थे। सब पूछूंगा भी, ध्यान रखना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो आप लोग। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पुष्यभूति वंश या फिर क्या, कौन संस्थापक है इसका? पुष्यभूति। खुंदस में रिप्लाई करो, पूरा याद करके बैठो क्या? पुष्यभूति वर्धन है, उसके बेटे का क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने कौन सा टाइटल होल्ड किया है? परम भट्टकारक का, महाराजा धीराज की टाइटल होल्ड किया। चलो कोई बात नहीं। किसने होल्ड किया था? प्रभाकर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये जो प्रभाकर वर्धन है गाइस, कौन बंदा है ये? जो प्रभाकर वर्धन है, ध्यान से सुना आप लोग। अब जो प्रभाकर वर्धन है ना, स्टोरी सुन लेना, उसके बाद आगे दिखा दूंगा मैं आपको। इसके ना 3 बेटे थे गाइस। क्या, कौन बेटे थे इसके? एक का नाम था हर्षवर्धन, एक का क्या नाम था? हर्षवर्धन। और एक का नाम था राजश्री, राजश्री पान मसाला। और एक का नाम था राजवर्धन। एक का क्या नाम था? राजवर्धन। अब समझना इस चीज को आप लोग। एक और चीज की जरूरत है मुझे, इंडिया के मैप की। इनकी कैपिटल कहां पे थी गाइस? हरियाणा में कौन सी जगह थी? हरियाणा में कौन सी जगह थी? थानेश्वर। इन लोगों ने कन्नौज को प्रायोरिटी नहीं दी। किसको प्रायोरिटी नहीं दी? कन्नौज को। खैर अभी देखो सुनो, कन्नौज का टाइम अभी था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, क्या हुआ ध्यान से देखना। किसी को बोलना मत मैं मैप ऐसे बनाता हूँ। कभी कोई पूछे बता देना बढ़िया वाला मैप बनाते हैं सर, ठीक है ना, विदाउट कॉपी पेस्ट। आप सुनो मेरी बात। सबसे बड़ा बेटा कौन है? राजवर्धन। छोटा बेटा कौन है? और बेटी क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये लोग बैठे कहाँ पे हैं? थानेश्वर में। कहाँ बैठे ये लोग? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये लोग राजश्री की जो शादी है ना, वो कन्नौज के राजा से कराते हैं। किससे कराते हैं? कन्नौज के कन्नौज के राजा का नाम है ग्रहवर्मन। कन्नौज के राजा क्या नाम है? ग्रहवर्मन। और कन्नौज की जो बाउंड्री है ना गाइस, वो टच हो रही है मालवा के साथ। किसके साथ टच हो रही है? एक जगह थी यहाँ पे मालवा, एमपी का इलाका था। किससे टच हो रही है? मालवा के साथ। तो मालवा के राजा की ना लड़ाई हो जाती है किसके साथ? ग्रहवर्मन के साथ। किसके साथ लड़ाई हो जाती है? और वो ग्रहवर्मन को क्या कर देता है? मार देता है। ग्रहवर्मन को क्या कर देता है? मार देता है। और राजश्री को जो है अरेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन राजश्री भाग जाती है। ठीक है ना। अब ये बात की खबर चलती है किसको? तो भाई जीजा जी को मार दिया, टेंशन का मैटर है। तो दायित्व तो बनता है किसका अब? साले का, कि मारे दुश्मन को। तो ये जाता है और मारता है किसको? ये मार देता है ग्रहवर्मन के, ठीक है ना, इसको मालवा का जो राजा था, क्या नाम था उसका? देवगुप्त, है ना। मालवा के राजा क्या नाम है? देवगुप्त।
देवगुप्त को मारता है। किसको मारता है? कौन मारता है? राजवर्धन। तो ध्यान से सुनना आप लोग, राजश्री शादी करती है किससे? ग्रहवर्मन से। किससे शादी करती है? ठीक है। और मालवा का राजा कौन है भाई? देवगुप्त है। देवगुप्त किसको मार देता है? ग्रहवर्मन को। राजवर्धन किसको मार देता है? इससे आप बराबर हो गया। लेकिन देवगुप्त का ना एक दोस्त है गाइस इधर बंगाल में। बंगाल में उसका एक दोस्त है, इसका नाम है शशांक। कौन है? शशांक। अब दोस्त मर गया, शशांक को बुरा लग जाता है और शशांक जो है मार देता है किसको? राजवर्धन को। स्टोरी समझ गया आप लोग हैं? शशांक किसको मार देता है? अब राजवर्धन मर गया, उधर वो मर गया, एक ही आदमी बचा हुआ है। अब ये चिल कर रहा था अभी तक, तो सैटरडे नाइट को, फ्राइडे नाइट को पार्टियां करता था, ये क्लब जाता था। उसको कोई बड़ा भाई है तो क्या टेंशन है, सब बढ़िया चल रहा था, है ना। लेकिन अब उसको ये जाग जाता है राजवर्धन। अब इसके सामने दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहला, एक तो शशांक को मारे और दूसरा राजश्री का पता लगा कि वो कहाँ पे है। ये दो काम वो करता है, शशांक को मारता है और मार देता है शशांक को वो। कहानी, ये शशांक वही है गाइज जिसने गौतम बुद्ध के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उस पेड़ को उसने कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। क्योंकि ये कट्टर शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म, शिव विष्णु वाले तो वैष्णव होते हैं, शैव वाले शिव को मानने वाले शैव होते हैं। ठीक है ना। आगे की बात करें, चलो ठीक है। स्टोरी क्लियर है आपको? तो अब नया राजा कौन आता है और हर्षवर्धन किसको मार देता है? अब शशांक को। और उसके बाद राजश्री का भी पता लगा लेता है। वो किसका पता लगा लेता है? अब ये सारा इलाका उसको फ्री में तो मिल गया, जीजा जी है नहीं, पड़ोस का राज्य अपना हो गया, शशांक भी नहीं है। तो एक बात का तो फायदा हुआ कि एरिया सारा क्या हो गया? तो एक्सपेंशन हो गया एरिया का फ्री फंड में। इस स्टोरी में एक चीज आपने देखी जो नोटिस की लास्ट में, कि एरिया बढ़ गया है बिना कलेश के। मतलब बिना कलेश तो हुए हैं, लेकिन ये फैमिली वाले कलेश थे, रेवेंज टाइप का। वो ऐसा नहीं कि युद्ध की स्थिति के लिए उन्होंने अटैक किया था, सब खुश थे। लेकिन लास्ट में एक ही बंदा बचा और एम्पायर इतना सारा आ गया है। इस तरीके से इनका जो ये जो प्रभाकर वर्धन, ये वर्धन वंश है, इनका एम्पायर क्या हो गया। तो अब ये हर्षवर्धन सोचता है यार, जब इतना बड़ा एम्पायर का राजा में हो गया तो खुद को गुप्ता समझने लग गया ये। अब ये समझ रहा कि मैं साउथ की तरफ अटैक करूंगा। क्या करूंगा मैं? साउथ की तरफ। तो एक गोदावरी रिवर क्रॉस करके साउथ की तरफ अटैक करता है और वहां एक बंदा बैठे, उसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। वो हर्षवर्धन को इतना मारता है, उसको भगा भगा के मारता है, तलवार लेके उसके पीछे दौड़ जाता है खेतों में। ठीक है ना। और उसको भगा भगा क्या करता है, तो हर्षवर्धन का जो ख्याल है वो चकनाचूर रहता है। कहता भाई वही ठीक था, जो तुक्के में मिल गया वो मिल गया। समझ रहा हो? तो इनका एरिया साउथ की तरफ एक्सपेंड नहीं हो पाता। ठीक है। साउथ में अलग ही डायनेस्टी चल रही है, वहां की फिल्म तो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रभाकर वर्धन, सातवाहन, ये सब वहां पर अलग वंश चल रहे हैं। तो साउथ की तरफ कोशिश करता हर्षवर्धन जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाता। मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद उसको लगा कि यार अब तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके सपने चकनाचूर रहते जब वो साउथ की तरफ मूव करता है। ठीक है ना। तो सारी स्टोरी क्लियर है आपको? जो सारी स्टोरी क्लियर है, क्या क्या स्टोरी थी बाय द वे? एक बंदा जिसका नाम है राजवर्धन, नहीं वो हेड कौन है? राजगुप्त थोड़ी है, प्रभाकर वर्धन। कौन है बंदा? उसके कितने बच्चे हैं? राजश्री, हर्षवर्धन, राजवर्धन। राजश्री की शादी कहाँ होती है? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के ग्रह कौन खराब कर देता है? मालवा का राजा देवगुप्त। देवता लोग ही तो ग्रह खराब कर सकते हैं, उनके पास पावर है खराब करने का। ठीक है। तो ग्रहवर्मन के ग्रह कौन खराब कर देता है? देवगुप्त। और देवगुप्त की हालत कौन खराब कर देता है? राजवर्धन। ठीक है। ये बात देवगुप्त के दोस्त को बुरे लग जाती है। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे, मुझे तो कोई मारेगा तो मुझे लगता कि मुझे मेरा दोस्त बचाने आएगा, मुझे उम्मीद कम ही है। ठीक है। लेकिन उसका दोस्त अच्छा, पक्की वाली दोस्ती रही होगी भाई। बचपन में मोमोज साथ खाते होंगे, 20 की प्लेट, 10 तू दे 10 मैं दूंगा। ठीक है ना। तो बंगाल का राजा कौन है? शशांक। शशांक जो है वो किसको मार देता है? अब उसके बाद बेचारा जो बचा है घर में, वो अब एक्टिव हो जाता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स। वो जाता है, किसको मारता है? शशांक को मारता है। राजश्री का पता लगाता है और राजश्री को कन्नौज की रानी घोषित करके खुद एज ए संरक्षक काम करता है, नॉट एज ए किंग बट एज ए गार्जियन। ठीक है ना। रानी किसको बना के बैठा हुआ? वो राजश्री को। समझ पा रहे आप लोग इस चीज को? और उसके बाद कोशिश करता कि यार अब मैं जाके साउथ में थोड़ा सा हाथ वाथ साफ कर लूँ, है ना। वो जाता थोड़ा मारता, सोचा कि लपेट दूंगा, वो लपेट पाता नहीं, खुद लिपट जाता है। साउथ में एक बंदा था जिसका नाम था
पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, किस एम्पायर का था पढ़ाऊंगा। तो पुलकेशिन सेकंड तो हार जाता है वो। इस बात की जानकारी कहाँ है? तो इस बात की जानकारी की अभिलेख में, जो अब जीता कौन है, पुलकेशिन सेकंड जीता है ना, तो लिखेगा कौन? वही हारने वाला तो लिखेगा नहीं कि मैं हार गया था, जीतने वाले की लिखेगा ना। तो पुलकेशिन सेकंड ने अपने उसमें लिख रखा है, तो पता चलता कि ये उधर भी गया था और दूसरा हार के आ गया, बेइज्जती करा के आ गया अपनी, ठीक है ना। आगे की बात करें तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है वो सारी बातें यहाँ पे हैं। प्रभाकर वर्तन के कितने बच्चे हैं? ठीक है, इसने टाइटल होल्ड किया था, चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। राजश्री की शादी किससे हो गई? ग्रामर मालवा के शासक कौन थे? उसने किसको मारा? राजश्री की हत्या करने के लिए गया, लेकिन राजश्री जो है वो भाग गई। उसके बाद क्या हुआ? राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर देवगुप्त का जो बंगाल का राजा था कौन, वो सारी स्टोरी पता है आपको, उसने राजवर्धन की हत्या कर दी, है ना। और राजश्री की ये तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक किसको मानता था? और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी, है ना। हर्षवर्धन किसकी हत्या कर दी? अब हर्षवर्धन के सामने दो टारगेट थे, पहला राजश्री का पता लगाए और दूसरा अपने साम्राज्य को संभाले, अपना एक्सपेंशन करे, ठीक है, वो सारी चीजें। ये हर्षवर्धन की फोटो है जो मिली है। अच्छा, हर्षवर्धन ने एक ना बौद्धिस्ट भिक्षुक को, बुद्धिस्ट मॉन्क होता है ना, रेड कलर का ड्रेस पहनते बुद्धिस्ट मॉन्क को देखा आपने, उसकी सहायता से, क्योंकि वो लोग जंगल जंगल ट्रैवल करते थे, तो उसकी सहायता से उन्होंने राजश्री का पता लगा लिया, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो राजश्री का पता लग गया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। किसको बनाया? अब पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर। पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड करना है। सॉरी, यहीं पर रह जाता है, धोखा हो जाता है, माइक पे ऑफ रह जाता है क्योंकि ये जो बंदा है ये क्या है? यकीन मानो जिस दिन आप अपने लाइफ में इस अनुभव पे आओगे कि आप किताब लिख सकते हो, जैसे मैं इस अनुभव को फील करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अपने आपको इंटेलिजेंसी का पता चलता है अपनी, ठीक है ना। वह बजट नहीं है ना, लिखने में क्या है, 3-4 किताबें लिख सकते हैं, बस प्रिंट आउट का बजट होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 किताबें लिखनी है तो कम से कम 12-15 लाख रुपए होने चाहिए। तो इसने 3 किताबें लिखी गई। कौन कौन सी? एक का नाम था नागानंदम, एक का नाम था रत्नावली थी, और एक का नाम था प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने कितनी किताबें लिखी? साहित्य प्रेमी समझ रहे हो, लिटरेचर। लिटरेचर किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश एक लिटरेचर है, हिंदी एक लिटरेचर है, उर्दू एक लिटरेचर, मतलब लैंग्वेज बेसिकली। लिटरेचर का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज। तो इसने 3 किताबें लिखी। आगे नेक्स्ट, इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने भी 2 किताबें लिखी, एक लिखी कादम्बरी और एक लिखा हर्ष चरित्र। उसकी बायोग्राफी है किसकी? हर्षवर्धन की, ठीक है ना। हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। आगे नेक्स्ट, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। आगे नेक्स्ट, इसके समय में एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था, पहले कौन आया था? किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। और हेनसांग किसके समय में आया है? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय आया है? हर्षवर्धन। और ये जो बंदा है ना, जिसका नाम क्या है, देखो कितना वेट कैरी कर रहा है ये पीछे, ये पूरा स्लैब वलैब, पूरी लाइब्रेरी लेके चल रहा है ये बंदा। इसका नाम है हेनसांग। क्या नाम है इसका? किसके समय में आया है? हर्षवर्धन के समय में ये आया है, ठीक है ना। और ये जो बंदा है हेनसांग, ये पहले भारत में आया है कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, एडमिशन कराऊंगा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा में ग्रेजुएट होऊंगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होऊंगा, फिर पीएचडी करूंगा, और पीएचडी करने के बाद वो वहाँ का वाइस चांसलर भी बन जाता है। उस यूनिवर्सिटी का क्या बन जाता है वो, मतलब उस जगह को छोड़ ही नहीं रहा है वो, समझ रहे आप लोग, वो सारा कुछ। और हर्षवर्धन की नज़र में है ये बंदा। कौन? हर्षवर्धन कहीं भी सभाएं करता है वहाँ पे ये जाता है। और हर्षवर्धन के समय में ही एक प्रथा शुरू हुई जिसको कुंभ की प्रथा कहते हैं, यही वाला। किसके समय से शुरू हुआ ये? हर्षवर्धन के समय। ऑफिशियली देखा जाता है ये हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। नेक्स्ट, तो 1629 में जब हेनसांग आया, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी का उस समय जो काउंसलर था वो कौन था?
शीलभद्र, बाद में ये खुद भी काउंसलर बन जाता उसका। और देख लो, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे नीति का पंडित भी कहते हैं, दिमाग वाला बंदा भी है। और इसे शाक्य मुनि भी कहते हैं। हेनसांग शाक्य मुनि मतलब वही इंटेलिजेंसी को लेकर के। इसके 3 नाम है। हेनसांग के कितने नाम है? यात्रियों का, नीति का, शाक्य मुनि। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, इसने किताब लिखी, फिर वही ऐसे नाम आएंगे, सी यू की। उसने क्या लिखा था? फू यू की, देख लेना आप लोग। सी यू की कहती हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आता है। ठीक है ना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया है, मतलब पढ़ा भी और पढ़ाया भी, और उसका वाइस चांसलर भी बना के चल गए। ये फू यू की, सी यू की का मैंने एक वो भी रख दिया है, अमेजोन से खरीद के पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला, कुंभ मेले का प्रारंभ किसके समय में हुआ? ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला जो शुरू हुआ वो हर्षवर्धन के समय का था। अच्छा, हर्षवर्धन हिंदू था, क्या था? किंतु वो महायान शाखा, ये सारे के सारे मैंने कहा ना, जैसे कुमारगुप्त में हमने देखा कि सारे वैष्णव, लेकिन बीच में कहाँ गाड़ी चलेगी? बौद्ध धर्म पे। तो ज़्यादा बहुत ही क्लोज हिसाब किताब था। अगर आज मैं अपने घर में डिक्लेयर कर दूँ कि मुझे बुद्धिज्म एडॉप्ट करना, मेरे घर वाले ज़्यादा वो नहीं करेंगे। करेंगे तो जरूर, वैसे वो ये कहेंगे जीवन में कुछ कर रहा है नहीं है, फालतू की चीज़ कर रहा है, वो ये इतना कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे। अगर मान लो मैं आज डिक्लेयर कर दूं कि मुझे मुस्लिम बनना है, फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, कर सकते हैं। हालांकि किसी का किसी चीज़ पर रोक नहीं है। कानून देश का क्या कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट, तो मैं कुछ भी धर्म अडॉप्ट कर सकता हूँ। लेकिन बौद्ध धर्म पर वो ज़्यादा नहीं करेंगे, जैन धर्म पर। लेकिन किसी और रिलीजन में जाऊँगा जहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। मुस्लिम कल्चर क्या है? बिल्कुल ठीक है, तो खान पान, पहनावा सब अलग है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, जैन धर्म का भी बहुत ही क्लोज रिलेशन है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। हर्षवर्धन के समय में, अरे जैन तो बहुत शरीफ होते हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं बिना लहसुन प्याज वाला। ठीक है। मैं देखा एक बार अंडे की दुकान पे दो बंदे थे, वो अंडा खाते खाते ना वो गली में चले गए। मैंने अंडे वाले से मैंने कहा ये छुपके क्यों खा रहे हैं? कह रहे ये दोनों बनिए हैं, अगर किसी ने देख लिया अंडा खाते हुए इनके घर परिवार वालों ने, इनको दिक्कत हो जाएगी। अब सेहत भी बनाना है, जिम भी जाना है, अंडे भी खाने हैं, तो बेचारे डाइट छुप के ले रहे हैं। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर क्या था? कन्नौज था। और क्या क्या है भाई? अब अच्छा, इसके समय में कन्नौज में बहुत बड़े बड़े बौद्धिस्ट आयोजन हुए गए। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन है। बौद्ध, हमने पढ़ा बौद्ध के कितने सम्मेलन हुए थे टोटल, याद है ना? कौन कौन से? RPVK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन, है ना। लेकिन 5वीं, इसके समय में भी एक बौद्ध का सम्मेलन हुआ जिसको 5th बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। हालांकि ये पूछा जाएगा तो कितने का हो गया आप लोग सिर्फ, बट एक और काउंसिल हुआ था जो इसके समय, वो ऑफिशियल नहीं है बट है। ठीक है। आगे और क्या हुआ? इसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। जीत क्या लिया था? बाई ट्रेजेडी मिल गई उसको। उसके बाद क्या हो गया? ये कश्मीर को अपने एरिया में मिलाना चाहे, लेकिन वो भी नहीं मिला पाया। और जब ये साउथ की तरफ गया, किस तरफ गया ये? तो साउथ की तरफ जगह, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने इसको बहुत मारा भाई, बहुत मारा। ठीक है ना। पानी में भाग रहा, उसके पीछे तलवार लेके भाग रहा है वो। ठीक है ना। लेकिन ना तो इसकी इच्छा साउथ में पूरी हो पाई, ना उसकी इच्छा जम्मू कश्मीर की, तो बीच वाला इलाका ही इसको मिल पाया। वरना ये भी लिखता था कि मेरा भी घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। अच्छा, ये साउथ में हार गया, इस बात की जानकारी मिलेगी ना? किसके पास मिलेगी? जो जीत गया उसके पास। हारने वाले के पास क्या मिलेगी? मैं हार गया तो मैं थोड़ी बताऊँ मैं हार गया, है ना। तो ये जो बंदा है साउथ का, कौन? पुलकेशिन, चालुक्य वंश का, इसने अपने कर्नाटक में एक पिलर इंस्क्रिप्शन में लिख रखा है कि देखो ये लिखा हुआ है, देखो हर्षवर्धन हार गया, देखो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसने कर्नाटक में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है गाइस जिसका नाम है एहोर अभिलेख। क्या नाम है इसका? एहोर अभिलेख। उसमें लिखा हुआ है कि उसने हरा दिया किसको? हर्षवर्धन। लिखा हुआ आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है 640। ठीक है। हर्षवर्धन की डेथ को गाइस इतिहास का युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। तो इसके बाद अब चेंज हो गया क्योंकि आखिरी हिंदू सम्राट है ये। ठीक है ना। 647 है। क्यों? क्योंकि 712 में ना पहला मुस्लिम इन्वेजन हो जाता है। 647 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहला बंदा आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम, जो मुस्लिम जो अटैक करता है। तो ज़्यादा अब हिंदू बचे नहीं नॉर्थ में। ठीक है। इसके बाद लेकिन छोटे मोटे बहुत सारे राज्य थे जो इसी के समकालीन चल रहे थे। किसके समकालीन? हर्षवर्धन के। गुप्ता एम्पायर के बाद
ये जो वर्धन वंश था, ये ऐसा वंश था जो सबसे बड़ा था, लेकिन इसके पैरेलल में चालुक्य वंश था जिसका फाउंडर कौन है? तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या क्या छोटे छोटे कितने सारे वंश मैं आपको गिनाता हूँ। पहला है चालुक्य वंश, होयसल वंश, वो पाल वंश, शशांक वंश वाला जो था एक वो है ना, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार, चोल, चेर, पांडे। तो ऐसे तकरीबन 10-12 वंश हमें पढ़ने हैं अगली क्लास में, जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे ही हैं लेकिन पढ़ने हैं, ठीक है। और वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही जगह पे हैं, एक ही समय पे हो रहा है सारा का सारा, तो बहुत ही रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। वही मैप बना करके प्रॉपर तरीके से रिलेट करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।